नमस्कार दोस्तों। आज हम पुष्पी पादपों का शारीर पाठ के एक बहुत महत्वपूर्ण भाग को पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शारीर। द्विबीजपत्री तथा एक बीज पादपों का शारीर। मूल, तने तथा पत्तियों में उत्तक की संरचना का भली भांति अध्ययन करने के लिए पौधों के इन भागों के परिपक्व अनुप्रस्थ काट के अध्ययन करना चाहिए। द्विबीजपत्री मूल। इसमें सूरजमुखी मूल की अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है। भीतरी उत्तकों के विन्यास को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है। पहला, सबसे बाहरी भीति मूली त्वचा होती है। इसमें नलिकाकार सजीव घटक होते हैं। इसमें कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली होती है जो एक कोशिकीय मूल रोम बनाती है। वलकुट में पतली भीति वाली पैरेन्काइमी कोशिकाओं की कई परतें होती है। इनके बीच अंतरकोशिकीय स्थान होता है। वलकुट की सबसे भीतरी परत अंतस्त्वचा होती है। इसमें नलाकार की कोशिकाओं की एकल सतह होती है। इन कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है। अंतस्त्वचा की कोशिकाओं का स्पर्श रेखीय तथा अरीय भीतियों पर कैस्पेरी पट्टियों के रूप में जल अपारगम्य मोमी पदार्थ सुवेरिन होता है। अंतस्त्वचा से भीतर की ओर मोटी भीति पैरेन्काइमी कोशिकाएं होती है जिसे परिरंभ कहते हैं। इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहन कैम्बियम तथा पार्वीय मूल प्रेरित होती हैं। पित्त छोटी अथवा अस्पष्ट होती है। पैरेन्काइमी कोशिकाएं जो जाइलम तथा फ्लोएम बंडल के बीच में है उन्हें कंजकटिव उत्तक कहते हैं। 2 से 4 तक जाइलम तथा फ्लोएम का खंड होते हैं। इसके बाद जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम छल्ला बनता है। अंतस्त्वचा के अंदर की ओर सारे उत्तक जैसे परिरंभ, संवहन उत्तक तथा पित्त मिलकर रंभ यानी स्टेल बनाते हैं। एक बीजपत्री मूल। एक बीजपत्री मूल का शारीर बहुत अधिक द्विबीजपत्री मूल के शारीर के समान होता है। इसमें बाह्य त्वचा, वलकुट, अंतस्त्वचा, परिरंभ, संवहन मंडल तथा पित्त होते हैं। एक बीजपत्री में इनकी संख्या प्राय 6 से अधिक यानी बहु आदिदारुक होती है, जबकि द्विबीजपत्री में कुछ ही जाइलम बंडल होते हैं। पित्त बड़ी तथा बहुत विकसित होती है तथा एक बीजपत्री मूल में कैम्बियम नहीं होता, इसलिए इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। द्विबीजपत्री तना। द्विबीजपत्री तना कुछ इस प्रकार का दिखता है। एक प्रारूप शैशव द्विबीजपत्र तने की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं होती है। बाह्य त्वचा सबसे बाहरी रक्षी सतह है। यह क्यूटिकल पतली परत से ढकी होती है। इस पर बहुकोशिकीय एक पंक्तित त्वचा रोम तथा कुछ रंध्र होते हैं। बाह्य त्वचा तथा परिरंभ के बीच कोशिकाओं की बहुत सी सतह होती है जिसे वलकुट कहते हैं। इसके 3 क्षेत्र होते हैं। बाहरी अधस्त्वचा यानी हाइपोडर्मिस, ये कोलेनकाइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती है जो बाह्य त्वचा के नीचे होती है। ये शैशव तने को यांत्रिक सहारा देती है। वलकुट सतह अधस्त्वचा के नीचे होती है। इसमें गोलाकार पतली भीति वाले पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती है। उसमें सुस्पष्ट अंतराकोशिकीय स्थान होता है। अंतस्त्वचा वलकुट की सबसे भीतरी सतह होती है और इनमें
नाल आकार की कोशिकाओं की एक सतह होती है। इन कोशिकाओं में स्टार्च प्रचुर मात्रा में होती है, इसलिए इसे स्टार्च आच्छाद भी कहते हैं। परिरम अंतस्त्वचा के नीचे और फ्लोएम के ऊपर होती है। इसमें स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं अर्धचंद्राकार समूह में होती है। संवहन बंडलों के बीच अरीय रूप में विन्यस्त पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ सतहें होती है जो मज्जा किरण बनाते हैं। बहुसंख्य संवहन बंडल एक छल्ले में होते हैं। संवहन बंडलों के छल्ले में बना होना द्विबीजपत्री तने का गुण है। प्रत्येक संवहन बंडल संयुक्त मध्यादिदारुक तथा खुले होते हैं। तने में पित्त केंद्र में होती है। इसमें गोलाकार पैरेन्काइमी कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं के बीच में अंतरा कोशिकीय स्थान होता है। एक बीजपत्री तना। एक बीजपत्री तने की शारीरिक रचना द्विबीजपत्री तने से कुछ भिन्न है, लेकिन उत्तकों की विन्यस्त रहने के क्रम में कोई अंतर नहीं है। इस चित्र में आप देखेंगे कि एक बीजपत्री तने की बाह्य त्वचा पर त्वचारोग नहीं होती। एक बीजपत्री तने में अधस त्वचा स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं से बना होता है। वलकुट में कई सतहें होती है। इसमें बहुत से बिखरे हुए संवहन बंडल होते हैं। इसके संवहन बंडल के चारों ओर स्क्लेरेनकाइमी बंडल आच्छाद होता है। परिधीय संवहन बंडल प्राय छोटे और केंद्र में बड़े होते हैं। संवहन बंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होते और इसमें जल रखने वाली गुहिकाएं होती है। पृष्ठाधार यानी द्विबीजपत्री पत्ती। पृष्ठाधार पत्ती के फलक की लंबावत काट तीन प्रमुख भागों जैसे बाह्य त्वचा, पर्ण, मध्योतक तथा संवहन तंत्र दिखाते हैं। बाह्य त्वचा जो ऊपरी सतह यानी अभ्यक्ष बाह्य त्वचा तथा निचली सतह यानी अपाक्ष बाह्य त्वचा को घेरे रहती है, उस पर क्यूटिकल होती है। निचली बाह्य त्वचा पर ऊपरी सतह की अपेक्षा रंध्र बहुत अधिक संख्या में होते हैं। ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं भी हो सकते हैं। ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा के बीच स्थित सभी उत्तकों को पर्ण मध्योतक कहते हैं। पर्ण मध्योतक जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बनते हैं और इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहला है खम्भ पैरेन्काइमा तथा स्पंजी पैरेन्काइमा। खम्भ पैरेन्काइमा ऊपरी बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे होता है और इनकी कोशिकाएं लंबी होती है। ये लंबावत समानांतर होती है। स्पंजी पैरेन्काइमा खम्भ कोशिकाओं से नीचे होती है और निचली बाह्य त्वचा तक जाती है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं अंडाकार अथवा गोल होती है। इन कोशिकाओं के बीच बहुत खाली स्थान तथा वायु गुहिकाएं होती है। संवहन तंत्र में संवहन बंडल होते हैं। इन बंडल शिराओं तथा मध्य शिरा संवहन बंडल का माप शिराओं के माप पर आधारित होता है। शिराओं की मोटाई द्विबीजपत्री पत्तियों की जालिका शिरा विन्यास से भिन्न होती है। संवहन बंडल संयुक्त फ्लोएमी तथा मध्यादिदारुक होते हैं। प्रत्येक संवहन बंडल के चारों ओर मोटी भीति वाली कोशिकाओं की एक परत होती है जो सघन होती है। इसे बंडल आच्छेद कहते हैं। समधी पार्श्व यानी एक बीजपत्री पत्ती। एक समृद्धि पार्श्व पत्ती का शरीर तथा पृष्ठधार मध्योदक पत्ती का शरीर अधिकांश समान ही है, लेकिन उनमें कुछ विभिन्नता भी देख सकते हैं। इसमें ऊपरी वायु गुहिका तथा निचली बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल होता है।
उसमें दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या पर्ण मध्य मोरक लगभग समान होती है। घास में ऊपरी बाह्य त्वचा कुछ कोशिकाएं लंबी, एबिक्सियल अपाक्ष बाह्य त्वचा खाली तथा रंगीन होती है। इन कोशिकाओं के आवर्त को तत्वक कोशिका कहते हैं। जब कोशिकाएं स्फीत होती है तब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों को खुलने में सहायता करती है। वाष्पोत्सर्जन की अधिक दर होने पर ये पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की दर कम करने के लिए मुड़ जाती है। एक बीजपत्री पर्ण मध्योतक की पत्तियां में शिरा विन्यास समांतर होता है। इसका पता तब लगता है जब हम पत्ती की लंबावत काट देखते हैं और इसमें संवहन बंडल का माप भी एक समान होता है। इस वीडियो में हमने सीखा द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शरीर। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इस पूरे पाठ का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है द्वितीयक वृद्धि। धन्यवाद।